नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्टिकुलरली बांग्लादेश की। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, चुनी हुई सरकार गिरा दी जाती है पार्टिकुलरली वहाँ की मिलिट्री की सहायता से, और अपोजिशन और मिलिट्री दोनों मिलकर के आज के टाइम में सरकार चला रहे हैं। शेख हसीना की सरकार थी जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राज किया है। उनके पिता के बाद उनकी पार्टी को आगे लेकर के गई। अब जिस प्रकार से उनकी फैमिली की हत्या कर दी गई थी 1975 में जब तख्ता पलट हुआ था, तो इस बार भी शायद वैसा ही हो सकता था, इसलिए उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा। बहुत सारे कदम अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। इनमें से प्रमुख एक जो कदम है वो ये है कि नोटों में पहले शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर के रूप में जाने जाते हैं, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए प्रमुख आवाज़ रहे थे, इनकी फ़ोटो को नोट से हटा दिया जाने का फैसला लिया गया है अभी हाल फिलहाल में जो सरकार चल रही है उनके द्वारा। तो बांग्लादेश ने रविवार को नए बैंक नोट जारी किए हैं, जिसमें अब उनके संस्थापक, राष्ट्रपति, फाउंडिंग फादर जिनको बोला जा रहा है मुजीबुर रहमान का पिक्चर हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो साउथ एशियन नेशंस है, यहाँ पर लगभग 170 मिलियन लोग निवास करते हैं। आज के टाइम में एक केयर टेकर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर सरकार चलाई जा रही है। केयर टेकर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए इनडायरेक्ट तरीके से पीछे मिलिट्री बैठी हुई है। ठीक है, ऐसा तब हुआ है जब से हसीना यहाँ से फ्लैड कर गई हैं, भाग गई हैं। इसके बाद इनका ट्रायल चल रहा है कहाँ पर, कोर्ट में। इनके ऊपर चार्ज लगाए जाते हैं कि उन्होंने क्रश किया था अपराइजिंग मूवमेंट को जब वो सरकार में हुआ करती थी अगस्त 2024 में। इसका मतलब ये है जब प्रोटेस्ट बढ़ा, किसी को महंगाई से प्रॉब्लम है, किसी को कुछ चीज़ से प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार से लोग सड़क पर उतर गए विरोध करते हुए। अब सरकार को पता है यदि हम इस विरोध को नहीं दबाएंगे तो हमें हमारी कुर्सी गंवानी पड़ेगी, इसलिए कोई भी सरकार किसी भी प्रोटेस्ट को अपने यहाँ तक पहुँचने नहीं देती है। अभी तक देखा जाए सभी नोटों पर शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का चित्र हुआ करता था। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी का नेतृत्व किया था, लेकिन 1975 में एक सैन्य तख्ता पलट होता है, तो उस टाइम उनको और उनके परिवार के ज़्यादातर सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। अब ये जो कदम उठाया गया है, ऐसा कदम क्यों उठाया गया है, ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश बैंक के प्रवक्ता के अनुसार नए नोटों में अब कोई इंसान का चित्र हम रखेंगे ही नहीं। इसकी जगह में हम नेचुरल लैंडस्केप, प्राकृतिक दृश्य, ट्रेडिशनल लैंडमार्क्स को दिखाएंगे, पारंपरिक स्थलों को दिखाया जाएगा। अभी तक देखा जाए इस मुस्लिम बहुल देश के नए डिजाइनों में हिंदू और बौद्ध मंदिरों के चित्र हुआ करते थे। इसके अलावा हिस्टोरिकल महल को शामिल किया गया था। अब जो नए नोट हमको देखने को मिलेंगे, इसमें बंगाल फेमाइन को दर्शाने वाले स्वर्गीय चित्रकार जैनुल आबिदीन की कला यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक नोट पर उन स्वतंत्र सैनिकों के लिए राष्ट्रीय शहीद स्मारक नेशनल मार्टार्स मेमोरियल की छवि भी देखने को मिलेगी, जो पाकिस्तान के खिलाफ स्वतंत्रता युद्ध में मारे गए थे। तो ये भी देखा जाए, भले ही फाउंडिंग फादर की इमेज हटाई गई है, लेकिन उसके बदले में भी जो चीज़ें लाई जा रही हैं वो भी एक प्रकार से हमको न्यूट्रल ही दिखाई देती हैं। ठीक है, तो संडे के दिन 9 अलग अलग डोमिनेशंस में मूल्यांकन में कम से भी कम 3 नए नोट जारी किए गए हैं। उन्होंने बोला है कि नए नोट पहले सेंट्रल बैंक के मुख्यालय से इशू किए जाएंगे और बाद में देश भर में इनके अन्य ऑफिसों से भी इनको इशू किया जाएगा। एंड ये काम जो किया जा रहा है वो फेज वाइज किया जाएगा।
and existing notes and coins will remain in circulation alongside new note। पुराने और नए नोट अभी सर्कुलेशन में बने रहेंगे, अभी ऐसा नहीं पुराने पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि नोटों के डिज़ाइन को बदलकर राजनीतिक बदलावों को दर्शाया गया है। 1972 में जारी शुरुआती नोटों में जब बांग्लादेश का नाम पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, इसको चेंज किया गया तो एक नक्शा दिखाया गया था। बाद के नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान का चित्र था, जो कि अवामी लीग के नेता हुआ करते थे। पार्टी वही है जिस पर शेख हसीना ने भी कम से भी कम 15 साल तक सत्ता संभाली थी। अब सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं इस पहले एडिटोरियल को, जो कि पार्टिकुलरली क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात करता है। राइटर का कहना है कि सरकार जो पॉलिसी बना रही है, इसके बाद जो रियलिटी है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, जिससे रेगुलेटर और मार्केट के प्लेयर को काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। भारत में सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी की स्थिति बताई जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपके गांव में 90% लोगों के पास मोबाइल है, लेकिन सरकार ने अभी तक इंटरनेट के लिए कोई कानून नहीं बनाया है, तो लोग चोरी छिपे VPN या फिर दूसरे तरीके से इंटरनेट चलाएंगे। ठीक यही हाल क्रिप्टो का है, जिसको शॉर्टकट में VDS बोला जा रहा है। ठीक है, VDS हम किसको बोलेंगे? जो वर्चुअली चलने वाली जो करेंसी होती है, उसको यहाँ पर VDA बोला जा रहा है। वर्चुअल डिजिटल एसेट, आगे चल कर के VDA ही ज़्यादातर हमको यूज़ में आने वाला है। भारत में उपयोगिता के हिसाब से देखा जाए, क्रिप्टो करेंसी के लाखों यूज़र्स हैं। बहुत बड़ी संख्या में क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम में यूज़ हो रही। भारत दुनिया में नंबर 1 पर है क्रिप्टो को अपनाने में। ये चैनलाइसिस रिपोर्ट 2025 से पता चला है। इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि यहाँ पर पैसा फंसाते हैं। लगभग 6.6 बिलियन डॉलर, मतलब 55,000 करोड़ रुपया क्रिप्टो में लोग फंसा चुके हैं। आने वाले टाइम पीरियड में लगभग 2030 तक 8 लाख नौकरियों का सृजन होने वाला है क्रिप्टो सेक्टर में। दिक्कत वाली बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था मई 2025 में कि क्रिप्टो को आप बैन मत करो। यदि आप ऐसा करते उसका मतलब ये है आप ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हो। मतलब लोग क्रिप्टो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई साफ नियम अभी मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर RBI का भी उल्लेख किया जाता है। ठीक है, RBI ने तो बोला था कि भाई ये हम मेरे कंट्रोल के बाहर है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। अगर कोई दुकान बिना लाइसेंस के चलेगी ना, तो सरकार उसको बंद कर देगी। RBI ने भी तो यही बोला कि बैंक क्रिप्टो कंपनियों के साथ काम ना करें, लेकिन 2020 में कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। समस्या ये है कि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है, मतलब किसी एक के कंट्रोल में नहीं है, किसी एक से कंट्रोल नहीं होगी। जबकि भारत में पेमेंट सिस्टम और करेंसी RBI के कंट्रोल में आ रही है। RBI को ये डर लगता है कि क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स में चोरी या फिर फ्रॉड हो सकता है। अब बात करते हैं कि सरकार ने कौन से कदम उठाए। सरकार ने बोला हम 1% TDS काटेंगे, मतलब 10,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 1% कमाई आप हमको दो। 30% कैपिटल गेन टैक्स हम प्राप्त करेंगे, और बोला जाता है कि लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। यहाँ पर दो चीज़ों को हम समझेंगे। 30% का कहना चाहिए सरकार TDS काट रही है। इसका मतलब ये हो गया है कि यदि आप क्रिप्टो से मुनाफा कमा रहे हैं ना, तो उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 1 लाख में बिटकॉइन ख़रीद के रखा और आप इसको 1,50,000 में बेच देते हैं, आपको प्रॉफिट 50,000 का हो रहा है, तो इसमें आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब लगभग 15,000 रुपये आपको सरकार को देना पड़ेगा। इसके बाद एक टर्म आती है, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है लॉस सेट ऑफ की अनुमति इसमें नहीं रहती है।
अगर लॉस सेट ऑफ की अनुमति होती ना, जैसे कि नॉर्मली शेयर मार्केट में होती है, शेयर की प्रॉफिट जैसे कि हम बात करते हैं 50,000 और क्रिप्टो का लॉस 50,000, तो कुल टैक्सेबल प्रॉफिट जीरो होना चाहिए था, आप जीरो टैक्स देते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में नो लॉस सेट ऑफ होता है, वर्तमान नियम ऐसा है। शेयर से जो आपने कमाई करे हैं इस पर अलग से आपको टैक्स देना पड़ेगा। शेयरों पर आपको 15% टैक्स देना, मतलब 7,500 रुपये। क्रिप्टो के जो 50,000 का नुकसान हुआ है इसको आप कहीं भी एडजस्ट नहीं करते, ये आपका जो नुकसान है वो बर्बाद हो जाता है। मतलब कुल टैक्स देना होगा 7,500 के, बिना किसी रिलीफ के साथ में। अब एक चीज़ ये है कि आरबीआई इसको बैन करने की बात क्यों बोल रहा था, आरबीआई को क्रिप्टो से क्यों डर लगता है। आरबीआई का कहना है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पेइंग फॉर इलिसिट गुड, अवैध पदार्थों की, मादक पदार्थों की तस्करी में इसका यूज़ हो सकता है। स्कैम या फिर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो सकता है, एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग इसके माध्यम से हो सकता है। यदि हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, काले धन को सफ़ेद बनाया जा सकता है। उदाहरण, कोई अपराधी ड्रग्स या फिर भ्रष्टाचार से 1 करोड़ कमा रहा है, तो वो 1 करोड़ से बिटकॉइन खरीद लेगा, ठीक है, पर्सन टू पर्सन या फिर ऑफशोर एक्सचेंज के माध्यम से बिटकॉइन को विदेशी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देगा, वहाँ से उसे किसी स्विस बैंक अकाउंट में डॉलर में वो बदल लेगा। इसका नतीजा ये है, काले धन का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पी स्यूडोनोमस होते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है, बिना नाम के ये ट्रांजैक्शन होते हैं। आरबीआई का कहना है कि जो पारंपरिक बैंकिंग होती है इसमें केवाईसी सिस्टम होता है, डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार, पैन चाहिए, लेकिन क्रिप्टो में P2P ट्रेडिंग में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। इसके बाद सेकंड नंबर की जो बात कही जाती है वो है टैक्स की चोरी की। यदि कोई व्यक्ति 50 लाख का क्रिप्टो प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन भारतीय एक्सचेंज का वो यूज़ ना करे, तरीका क्या है, वो बाइनेंस पर ट्रेड करेगा, जहाँ पर मात्र 1% भी TDS नहीं कटेगा। प्रॉफिट को डॉलर में रख करके विदेशी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। नतीजा ये है, भारत सरकार को 30% टैक्स नहीं मिलेगा, 15 लाख का नुकसान हो जाएगा। आरबीआई की चिंता थी 2022-23 में 60,000 करोड़ का TDS सरकार को नहीं मिला, क्योंकि लोग ऑफशोर प्लेटफार्म पर चले गए। इसके बाद फ्रॉड कैसे करके हो सकता है, इसको भी यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। उदाहरण हम समझते हैं कि फर्जी क्रिप्टो स्कीम्स, कोई कंपनी मैजिक बिटकॉइन नाम से स्कीम चला रही है, 20% महीने का रिटर्न देने का वादा करती है। लोगों ने 500 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं और कंपनी गायब हो जाती है, जैसे कि गैन बिटकॉइन स्कैम 2018 में हुआ था। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे हैकिंग का। 2024 में एक भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज 1900 करोड़ का हैक हुआ यहाँ से। उस पैसे का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि हैकर उसे मिक्सर सर्विसेज से धो देते हैं। आरबीआई की चिंता क्या है कि बैंकों में फ्रॉड होने पर इंश्योरेंस या फिर गारंटी मिल रही, लेकिन क्रिप्टो में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो आरबीआई ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं? 2018 में बैन का प्रयास किया गया, 2022 में टैक्स लगा दिया गया, जैसे कि फ़ायदा पर 1% एंड 30% जो टैक्स रहेगा, 1% तो TDS कटेगा आपका, और 30% आपको गेन टैक्स लगेगा। तो कुल मिलाकर के लोगों को ट्रैक करने की कोशिश करी जा रही है। इसके अलावा ऑफशोर एक्सचेंज को ब्लॉक करने की कोशिश करी जाती है। 2023 में बाइनेंस, कुकॉइन जैसे प्लेटफार्म के URL मतलब वेबसाइट ब्लॉक कर दिए गए, लेकिन लोग VPN से ये सारी चीज़ें बाईपास कर देते हैं। जब से सरकार ने इस प्रकार से टैक्स लगाना चालू करी है ना, तो हम देखेंगे बहुत सारे जो लोग हैं भारतीय एक्सचेंजों को छोड़ करके विदेशी प्लेटफार्म पर ट्रेडिंग करने लग गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि जो जुलाई 2022 से दिसंबर 2023 तक 1 लाख करोड़ की ट्रेडिंग विदेशी प्लेटफार्म पर हुई है।
सरकार को 2,488 करोड़ का टैक्स लॉस हुआ है। लोग वीपीएन या फिर मिरर वेबसाइट से ब्लॉग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई चारा निकल गया और सरकार से लोग आगे पहुंच चुके हैं। समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही है कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका क्या होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर पेटीएम या फिर फ़ोनपे पेमेंट को आरबीआई के नियमों में चलाते हैं, वैसे ही क्रिप्टो एक्सचेंज भी नियमों का पालन कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा? एएमएल या फिर सीएफटी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए नियम लागू कर सकते हैं। 2024 में एक हैक से 1900 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बाद भारतीय एक्सचेंजों ने साइबर सुरक्षा बढ़ाई थी। एफएटीएफ ने भारतीय एक्सचेंजों की तारीफ भी करी थी। सरकार क्या कर सकती है? क्लियर नियम बनाना, जैसे कि सिंगापुर या फिर यूरोप में है। भारतीय एक्सचेंजों को बढ़ावा देना ताकि टैक्स की चोरी रुकेगी। एंड विदेशी प्लेटफार्म पर हमको नज़र रखना है, जैसे कि एफआईयू ने 9 एक्सचेंजों को ब्लॉक कर दिया था। एंड आसान शब्दों में निष्कर्ष में हम ये देख सकते हैं कि भाई सरकार नियम बनाए लेकिन इसको बैन ना करें। भारतीय क्रिप्टो कंपनी जैसे कि कॉइन डीसीएक्स, वजीरेक्स को ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रही हैं आज के टाइम पीरियड में, इसके ऊपर चर्चा करता है। जैसे हमारे देश में जब हम बात करते हैं ना, तो चांसलर और वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर के अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था। केंद्र सरकार और राज्यपाल, जहाँ कहीं भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर वो चाहते हैं कि चांसलर भी राज्यपाल बने, वाइस चांसलर की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाए। मतलब केंद्र सरकार अपनी मुट्ठी में एजुकेशन सिस्टम को लेना चाहती है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को आज के टाइम पीरियड में यूजीसी कंट्रोल कर रही है। यूजीसी मतलब आईएएस ऑफिसर्स, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से देखा जाए तो केंद्र सरकार ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कभी कभी तो ऐसा होता है फंडिंग रोक दी जाती है, मतलब इनडायरेक्टली प्रेशर डाला जाता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि वो सरकार के हिसाब से चले, सरकार की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए। यदि वो सरकार के विरोध में कोई बयान देती है, उसके स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सरकार फिर उसकी फंडिंग रोक देती है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के केसेस में हुआ है। आज के टाइम पीरियड में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्लोबली अंडर स्ट्रेस में चल रही हैं। इंडिया की बात करें, दिस हैज़ बीन ए स्लो प्रोसेस फॉर 30+ ईयर्स। भारत में ये संकट पिछले 3 दशकों से बढ़ते जा रहा है, लेकिन अमेरिका में 2025 में ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, ये अचानक उभर करके सामने आया। कारण है कि समाज अब यूनिवर्सिटीज़ से केवल पढ़ाई नहीं चाहता है, पॉलिसी मेकिंग, सोशल चैलेंजेस, इनोवेशन जैसी भूमिकाएं भी चाहता है कि हमारे बच्चे इन सब चीज़ों में भी आगे बढ़ें। इस प्रकार से क्रिटिकल तौर से बच्चों को तैयार करने की कोशिश करी जाती है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $3.2 बिलियन की फंडिंग रोक दी है और उसकी टैक्स एग्जेम्प्ट की स्थिति को ख़त्म करने की योजना भी बनाई जा रही है। हार्वर्ड के जो अध्यक्ष हैं गार्बर ने चेतावनी दिया है कि ये पॉलिटिक्स प्रेशर है, शैक्षणिक संस्थानों के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। इस प्रकार की फंडिंग को रोकने का मतलब है यूनिवर्सिटीज़ को एडमिशन, प्रोटेस्ट, फैकल्टी हायरिंग एंड DEI प्रोग्राम में चेंज करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। भारत में यदि हम बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों की चर्चा करते हैं। जैसे कि पिछले 40 सालों में शिक्षाविदों के हाथ से कंट्रोल निकल कर के ब्यूरोक्रेसी के पास चला गया है, मतलब शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के पास ये कंट्रोल है। टीचर्स को पढ़ाई और रिसर्च में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यूनिवर्सिटीज़ भी उनका समर्थन नहीं करते हैं। ये चीज़ दिखाता है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सोसाइटल रोल एंड ऑटोनॉमी में बैलेंस बिगड़ गया है। जिस अमेरिकी मॉडल को आदर्श माना जाता था वो भी अब टूटने लगा है।
यूनिवर्सिटीज़ की भूमिका में एक बुनियादी तनाव देखने को मिला है। एक और उनको सोशली रिलेवेंट नॉलेज तैयार करना है, वहीं दूसरी तरफ उनको पुराने सोशल स्ट्रक्चर को बनाए रखने का भी दबाव होता है, और यही डबल चीज़ स्वतंत्रता को चुनौती देता है। आगे बोला जाता है कि यदि हम चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में क्रिएटिविटी आए, तो इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। बिना स्वतंत्रता के वे तो ना आने वाली सामाजिक चुनौती को फेस कर पाएंगे और ना ही उसका समाधान निकाल सकते हैं। दुनिया तेज़ी से बदल रही है, इसके लिए लॉन्ग टर्म विज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नई सोच और ज्ञान तब पैदा होता है जब यूनिवर्सिटी ऑर्थोडॉक्सी को चुनौती देते हैं, मतलब जो पारंपरिक सोच विचार है उसको चुनौती देना। जैसे गैलीलियो ने चर्च की मान्यताओं को चुनौती दिया था, वैसे ही आत्म मूल्यांकन और असहमति यूनिवर्सिटीज़ को एकदम जिंदा बना देती है। महान विचारक जैसे कि महान लोबिस की किसी फैक्ट्री में इस प्रकार के विचार पैदा नहीं होते हैं, ना ही वैज्ञानिक बनते हैं। वे फ्रीडम ऑफ थॉट वाले माहौल में पनपते हैं। जितना व्यापक और स्वतंत्र सिस्टम रहेगा, उतनी ही संभावना रहेगी कि वो एक्सीलेंसी को जन्म देगा। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी होती है, केवल चांसलर या फिर वाइस चांसलर तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। टीचर्स को भी तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से शोध और पढ़ाई करें। संरचनात्मक लेवल पर इसको लागू करना ज़रूरी है। तो आप ये कह सकते हैं जो एकेडमिक्स है मस्ट चैलेंज ऑर्थोडॉक्सी। आपको केवल समाज अकेले को नहीं और इस सोच को भी चुनौती देनी चाहिए। इससे भले ही निर्णय लेने में देरी होगी, लेकिन निर्णय ज़्यादा मजबूत रहेगा। डिसेंट कोई बीमारी नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय का जिंदगी है, जान है। मतलब लोग पढ़ लिख करके इस हालत में पहुंच जाते हैं कि वो सरकार की नीतियों का विरोध करने लग जाते हैं, और ये बात फिर सरकार को पसंद नहीं आती है। तो फिर अब सरकार एकेडमी को कंट्रोल करना चालू कर देती है। एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ सरकार से सवाल पूछते हैं, वहीं दूसरी ओर शासक उनको अपने एजेंडे का प्रचारक बनाना चाहते हैं। फ्यूडल या फिर कैपिटलिस्टिक व्यवस्था में जागरूक नागरिक नहीं, आज्ञाकारी लेबर चाहिए रहता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट माना जाता है। छोटी सोच वाली सरकारें ऑटोनॉमी से डर रही हैं, वे नई सोच को महत्व नहीं देती हैं और यूनिवर्सिटीज़ की प्रतिष्ठा को गिरा देती हैं। इसलिए शिक्षाविद भी स्टेटस क्वेस्ट बन जाते हैं। अब तकनीकी बदलाव बहुत तेज़ी के साथ में हो रहा है और मार्केटाइजेशन ने समाज को ग्राउंड लेवल से समझने की प्रवृत्ति बढ़ा दी है। जटिल विचारों को मजाक बना करके पेश किया जाता है और सामाजिक विभाजन को राजनीतिक लाभ के लिए भुनाया जा रहा है। एंड ये चीज़ इंटरनेट के माध्यम से और भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। अमेरिका और चीन ने लॉन्ग टर्म विज़न के साथ स्वतंत्र यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में पैसा डाला था, जिससे ग्लोबली रूप से वो प्रभावशाली बने। लेकिन आज के टाइम में अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, ये चीज़ हमारे सामने आ चुका है। यहाँ तक कि अमीर निजी यूनिवर्सिटीज़ को भी सरकारी फंडिंग चाहिए, क्योंकि शिक्षा और रिसर्च काफ़ी महंगा है। प्राइवेट फंडिंग यदि इनको मिलती भी है ना, तो ये वो फ़ायदे से जुड़ी रहती है और उनकी ऑटोनॉमी को लिमिटेड कर देती है। इसलिए सरकार यदि पैसा देगा तो ये जो फंडिंग है वो स्वतंत्र कहलाएगी। भारत में 1991 के बाद से सार्वजनिक निवेश घटते जा रहा है। इससे हमारी यूनिवर्सिटी कमज़ोर होते जा रही हैं और सरकार का हस्तक्षेप बढ़ते जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ का काम है कि नया नया रिसर्च हो, नया नया नॉलेज सामने आए और समाज स्थिर रहे। मतलब दोनों चीज़, नया ज्ञान भी बनाना है और समाज को स्थिर भी रखना है। ये दोहरी भूमिका कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। शॉर्ट टर्मिज्म, कंजर्वेटिज्म और नकली ज्ञान में यूनिवर्सिटीज़ को अंदर से खोखला कर दिया है। अब कोई चीज़ नहीं बची है जो उनकी ऑटोनॉमी की रक्षा करेगी। ये बात डॉक्टर गार्बर कह रहे हैं।